this video, we will be discussing the factors which affect equilibrium. तमाम रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है कि प्रोडक्ट की जो है वो हमें एक अच्छी खासी अमाउंट नहीं मिलती, जिससे वजह से रिएक्शन का यील्ड कम हो जाता है। केमिस्ट जो है वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि हम रिएक्शन से ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल कर लें ताकि उसको आगे जो है वो यूज़ करें। तो अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकते हैं? तो इसमें बेसिकली कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारे इफेक्ट्स आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम पे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ली चैटलियर ने पढ़ा था और उसने फिर एक लॉ दिया जो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कहलाता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट if a system is subjected to a stress by a change in temperature, pressure or concentration, the system tends to adjust itself so as to minimize the effect of that change. मतलब कोई भी एक सिस्टम है जिसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, अब अगर उस पर स्ट्रेस पड़े, स्ट्रेस कैसे पड़ेगा? या जो है रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, या उसका प्रेशर चेंज कर दिया जाए, या कंसंट्रेशन, तो सिस्टम क्या करेगा? वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर उस स्ट्रेस का इफेक्ट कम होगा। नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है। अब ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए हम Kc इस तरह से लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड है रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 2 है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 1 है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मीन्स देयर 1 मोल, तो हम यहाँ पर भी इसके पावर ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इस रिएक्शन में अगर हम इस रिएक्शन की यील्ड बढ़ाना चाहते हैं तो वो हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। या तो हम इसमें मज़ीद नाइट्रोजन या ऑक्सीजन डाल दें। अब हम इसमें रिएक्टेंट डालेंगे तो क्या होगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और जो हमने एक्सेस रिएक्टेंट्स डाले हैं वो आपस में रिएक्ट करके हमें मज़ीद नाइट्रिक ऑक्साइड देंगे ताकि इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो जाए। सो क्या होगा, हम यूँ कह सकते हैं कि द एडिंग द रिएक्टेंट फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हम रिएक्टेंट डाल दें तो हमें NO जो है वो ज़्यादा मिल जाएगा। या अगर हम इस तरह से करें कि जो प्रोडक्ट बन रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड, जैसे जैसे बनता जाए हम उसको वहाँ से निकालते जाएं तो इसकी कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर कम होती जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके मज़ीद नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने की कोशिश करेंगे। तो वी विल से दैट रिमूविंग NO कॉजेस फॉरवर्ड रिएक्शन। तो या तो हम मज़ीद रिएक्टेंट्स डाल दें या जो है वो प्रोडक्ट्स को हम निकाल दें तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। इसी रिएक्शन में अगर आप इस तरह से करें कि प्रोडक्ट जो है वो मज़ीद NO जो है वो डाल दें तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगा। या अगर आप रिएक्टेंट में से कुछ निकाल दें तो तब भी बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो डिकम्पोज होकर मज़ीद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनाने की कोशिश करेगा। The second effect is the change of pressure or volume. अब जो रिएक्शंस लिक्विड स्टेट में होती हैं वो उन पर प्रेशर का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिक्विड्स जो हैं वो ऑलरेडी इनकम्प्रेसिबल होती हैं। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान स्पेसेस नहीं होती, तो अगर हम उनको पे प्रेशर अप्लाई कर भी लें तो इनमें इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। लेकिन अगर कोई रिएक्शन जो है वो गैसियस स्टेट में हो रहा है तो फिर उस पर प्रेशर का बड़ा असर होता है। As we know, according to general gas equation, PV is equal to nRT. This equation can be written as P is equal to
N/V into RT। इसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन को दोनों साइड से v से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से v एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर n/v आ जाएगा। नाउ दिस टर्म n/v इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, ये c के बराबर है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन राइट द इक्वेशन एज PV इज इक्वल टू CRT। और अगर हम इस इक्वेशन को कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिख लें तो वी विल राइट C इज इक्वल टू P/RT। RT का जो टर्म है वो यहाँ पर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब इस इक्वेशन के मुताबिक कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब जैसे रिएक्शन पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उससे मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। नाउ लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। इस एग्जांपल में N2O4 डिकम्पोज होके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है। अगर आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर जो N2O4 है वो 1 मोल है, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2 मोल्स हैं, तो ये 1:2 रेशो है। अब नंबर ऑफ मोल्स को देख के हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट के साइड पर वॉल्यूम कम है और प्रोडक्ट के साइड पे वॉल्यूम ज़्यादा है। एज वी नो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की साइड पे चूंकि वॉल्यूम ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा, जबकि रिएक्टेंट की साइड पे वॉल्यूम कम है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अब अगर हम इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा लें तो रिएक्शन जो है उस तरफ जाएगा जहाँ पर वॉल्यूम कम है, तो हमारा क्या जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और आपके पास जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। Now let us consider the second example. इसमें क्या हो रहा है कि 2 moles of hydrogen iodide वो डिकम्पोज होके हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस दे रहे हैं। इसमें अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को चेक करें तो रिएक्टेंट के साइड पे 2 मोल्स हैं, जबकि प्रोडक्ट के साइड पे ये 1+1, 1 मोल जो है वो हाइड्रोजन का और 1 आयोडीन का, तो यहाँ पर भी 2 मोल्स हैं। चूंकि दोनों साइड पे वॉल्यूम जो है वो बराबर है तो इस किस्म की रिएक्शन पे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं हो। ये एक गैसियस रिएक्शन है, लेकिन चूंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे बराबर है तो इस पर प्रेशर चेंज करने का कोई असर नहीं पड़ेगा। Let us look into another example. इसमें PCl5 जो है वो डिकम्पोज होकर PCl3 एंड क्लोरीन गैस बना रहा है। अब इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, रिएक्टेंट के साइड पे 1 मोल है, जबकि प्रोडक्ट के साइड पे 1 और 1, ये अगर आप उनको प्लस कर दें तो ये 2 मोल्स हैं। इस तरह का जो रिएक्शन है, अगर आप इस पर प्रेशर बढ़ा दें तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम जो है वो रिएक्टेंट के साइड पर है, तो इसीलिए प्रेशर बढ़ाने से बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगा। अगर इस तरह के रिएक्शन के आपने यील्ड बढ़ानी है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्ट बने, तो उसमें क्या होगा कि फिर आपने प्रेशर कम रखना होगा। प्रेशर कम रखेंगे तो रिएक्शन जो है उस डायरेक्शन में जाएगा जिस तरफ वॉल्यूम ज़्यादा है, तो फिर आपके पास प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनेगा। The third effect is the effect of the change in temperature. If the temperature of a reaction increases, the equilibrium shifts in the endothermic direction. That is, the direction in which heat is absorbed in an attempt to lower the temperature. कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो हो
अगर उसकी टेम्परेचर बढ़ा दी जाए तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, ताकि जो टेम्परेचर एब्जॉर्ब हुआ है उसको कम कर दिया जा सके। इस एग्जाम्पल में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। इस रिएक्शन की जो हीट है दैट इज -41.84। ये जो माइनस साइन है ये शो करता है कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड थर्म मीन्स हीट। जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक कहलाते हैं। अब ये जो हीट लिखी गई है ये बेसिकली फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए होती है। मींस जब कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो इतनी हीट रिलीज होगी। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोज होके ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए रिवर्स रिएक्शन, तो उसमें इतनी ही अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी। 41.84 जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हीट है and that reaction will be endothermic. Endo means inside and therm means heat, तो इसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। अब अगर आप टेम्परेचर जो है रिएक्शन का मजीद बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन क्या करेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ है उसको कम करने के लिए रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में ये एंडोथर्मिक होगा। तो चूंकि ये वाला जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड एग्जांपल। इस रिएक्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और रिएक्शन के लिए जो हीट है दैट इज 180.5 किलोजूल्स पर मोल। अब ये जो रिएक्शन इनकी हीट है दैट इज फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन जो है वो हीट जो है वो पॉजिटिव में है, मींस दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जो रिवर्स रिएक्शन होगा जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोज होके नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाएगा तो वो वाला एक्सोथर्मिक होगा। अब इस रिएक्शन की अगर हीट हम बढ़ाएंगे रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसमें से जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या फिर जो मेडिकल या इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक रिएक्शन जो है वो दिया गया होता है और उसकी हीट दी गई होती है। फिर आपसे पूछते हैं कि रिएक्शन जो है हीट बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड में। तो आपने हीट को एनालाइज करना है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए उन्होंने हीट नेगेटिव दी है तो हीट बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हीट जो है वो पॉजिटिव वैल्यू दी गई है तो टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा। The last effect is that of a catalyst. कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन अगर किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दिया जाए तो वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। उसकी बेसिक वजह क्या होती है कि उसकी वजह से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाती है। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई रिएक्शन ये हो रहा है, इस साइड पे यहाँ ये रिएक्टेंट्स हैं और ये जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। तो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने होने के लिए एक एनर्जी बैरियर जो है उसको क्रॉस करना पड़ेगा और ये जो एनर्जी बैरियर है दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब कैटलिस्ट के मौजूदगी में क्या होता है कि ये जो बैरियर है या जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है, तो मॉलिक्यूल्स इसको जल्दी अटेन करके जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में ऐसा होगा। तो कैटलिस्ट जो है ओवरऑल रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को इंक्रीज कर देगा। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कोई भी असर नहीं होगा।